23 फरवरी की दोपहर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर एक ओडीआई मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला रहने वाला है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर दोनों टीमों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। अब बड़े डिफरेंस की बात मैं किस तरह से कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, उसके लिए आपको मैं लॉजिक दूंगा कि असल के अंदर चीजें क्या चल रही हैं। एक तरफ इंडियन टीम है जिन्होंने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप किया है। मैं हैरान था कि इंडियन टीम ऐसे प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब मैंने 15 रुकनी स्क्वाड को देखा तो मुझे ये चीज श्योर हुई कि शायद इनकी टीम के अंदर जगह बन ही नहीं पा रही थी। करण नायर इनकी डोमेस्टिक के अंदर टॉप फॉर्म के अंदर थे। विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर उस बंदे ने 5 सेंचुरियां खड़का दी थी और ऊपर नीचे वो सेंचुरियां मार रहा था, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। 200-300 की उसकी जो है वो एवरेज चल रही थी, वो बंदा आउट ही नहीं हो रहा था। लगातार 5 मुकाबलों के अंदर उस बंदे ने अपना विकेट ही नहीं दिया था, लेकिन उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग के अंदर इनकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, मिचेल स्टार्क को चैलेंज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो ओडीआई के अंदर भी बहुत कमाल का प्लेयर है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि जब जब भी उसको मौका दिया गया है वो यंगस्टर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। फिर उसके बाद बॉलर्स की तरफ जाया रहे तो बॉलर्स के अंदर भी ऐसा ही किया गया कि मोहम्मद सिराज जैसा तगड़ा बॉलर जो कि शायद पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होता, उसको मोहम्मद आमिर जितनी इज्जत दी जाती, मोहम्मद सिराज को भी ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी ना किसी तरह से प्लेइंग 11 बना लें, लेकिन वो प्लेइंग 11 अभी तक बन नहीं पा रही है। पाकिस्तान ने कोई 5 सीरीज खेली है पिछले टाइम के अंदर, क्योंकि इनकी ओडीआई सीरीज थी और इन 5 सीरीज के अंदर पाकिस्तान को अपना स्क्वाड डिसाइड करना था कि कौन से 15 रुकनी प्लेयर हैं जो कि हमने जाकर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खिलाने हैं, या कौन से 11 प्लेयर ही आप कह लें, तो वो भी आपको डिसाइड करने के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत मुश्किलें हैं पाकिस्तानी टीम को कि कौन से 11 प्लेयर्स को खिलाना है। मैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर फोकस करके इनके वीक पॉइंट्स आपको बताता हूं कि कौन कौन सी कमियां पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद हैं, किन प्लेयर्स को लेकर पाकिस्तानी टीम अभी तक कंसर्निंग है, इनको प्लेइंग 11 डिसाइड करने के अंदर मुश्किलात हो रही हैं। पहले पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं कि बॉलिंग के अंदर इनको किस मुश्किल का सामना है। बॉलिंग के अंदर पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाना चाह रही थी। यह चीज बिल्कुल डन थी कि पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स की तरफ जाना चाहती है, लेकिन 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तानी टीम के गले पड़ चुके हैं। ये 4 फास्ट बॉलर को खिला पा ही नहीं रहे, क्योंकि मोहम्मद हसनैन को अगर टीम के अंदर शामिल कर लिया गया तो फिर रन 350-400 बन जाएंगे। ये बंदा इतने रन खा रहा है, 7 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग करने वाले बंदे को पाकिस्तानी टीम अपनी प्लेइंग 11 के अंदर नहीं ला सकती। इनके पास वक्त हाजिर के अंदर 2 बॉलर ऐसे थे जो कि अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। वसीम जूनियर का नाम इस लिस्ट के अंदर था और इसके अंदर दूसरा बॉलर अब्बास अफरीदी था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहमत ही नहीं की कि दोनों प्लेयर को टीम के अंदर शामिल करता। दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया और इनकी जगह पर जो नमूने टीम के अंदर शामिल किए गए वो लगातार रन्स खा रहे हैं। 300-350 रन्स खाना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी सी चीज हो चुकी है। अब पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाके खुशदिल को टीम के अंदर शामिल करके एज अ स्पिनर और सलमान अली आगा से 5 ओवर करवा के अपने 50 ओवर कंप्लीट करवाना चाह रही थी। लेकिन चूंकि अब अच्छी बॉलिंग मोहम्मद हसनैन नहीं कर पा रहे, इसलिए मोहम्मद हसनैन को टीम के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। अबरार अहमद को एक्स्ट्रा स्पिनर के तौर पर आप कह सकते हैं कि टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ खेलती है, मोहम्मद इब्रार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर जो कि इंडिया के अंदर स्पिनर्स को नहीं खेल पाता, वो भी दुबई के अंदर जाकर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा मसला बॉलिंग के अंदर एक स्पिनर को टीम के अंदर शामिल करना और फुल टाइम स्पिनर को टीम के अंदर ऐसे हालात के अंदर शामिल करना जब उसकी जरूरत ना हो, यह बड़ा मसला है। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। बैटिंग लाइनअप के अंदर एक टीम के अंदर चेंज हुआ है कि फखर जमान को टीम से ड्रॉप किया गया। फखर जमान की इंजरी की वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा है। उनकी जगह पर इमाम अल हक को टिकट मिल चुका है, वो दुबई के अंदर आज पहुंच चुके हैं। 1 बजे उनकी फ्लाइट थी, वो दुबई के अंदर पहुंच चुके हैं, टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अभी भी एक मसला है कि अब टीम के अंदर सारे प्लेयर्स एक जैसे हो चुके हैं। इमाम अल हक का आपको पता है कि किस कैटेगरी के प्लेयर हैं, उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उनको टीम के से बाहर रखा गया था कि 70 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं। बाबर आजम को देखा रहा है तो उन्होंने 90 बालों पर 64 रन बनाकर इस चीज को साबित कर दिया कि वो भी 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला बैट्समैन है। इससे ऊपर की आप तवक्को ही नहीं कर सकते। और बाबर आजम ने 146 रन बनाए हैं पिछली 4 इनिंग के अंदर, और उसके अंदर भी 64 ये लो स्ट्राइक रेट वाले निकाल दीजिए, तो उसके बाद पीछे बचता क्या है कि 3 इनिंग के अंदर 100 रन भी बनाने के अंदर ये कामयाब नहीं हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर आपको पता
पता चल गया कि उस्मान खान को अगर टीम के अंदर शामिल किया रहा है, कामरान गुलाम को टीम के अंदर शामिल किया रहा है, सऊद शकील को खिलाया रहा है या फिर बाबर आजम को खिलाया रहा है, इमाम अल हक को खिलाया रहा है, सारे एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान के बारे में आप थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर सकते हैं, उनके बारे में भी सिर्फ कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी तेज खेलने के अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। सलमान अली आगा एक ऐसा कलौता प्लेयर है जो कि आपको तेज बैटिंग करके दे सकता है, और पाकिस्तान की टीम के पास अगर मैं कहूंगा इस वक्त एक कंप्लीट बैटर मौजूद है तो वो सलमान अली आगा है, जो कि नंबर 5 नंबर 6 पर आकर बैटिंग करता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के पास सिर्फ एक बैट्समैन है, बाकी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की किसी को भी समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के साथ पाकिस्तानी टीम जा सकती है। इमाम अल हक ओपनिंग के अंदर आएंगे, ये चीज डन है, लेकिन इनके साथ ओपनिंग कौन करेगा? बाबर आजम की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी कि 4 मैचेस के अंदर 146 रन, उनमें से भी 64 रन वो निकालिए जिन्होंने 90 बॉलों पर बनाए हैं, और ओपनिंग के अंदर इंडिया के खिलाफ अगर आप ऐसे रन बनाओगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं कि सऊद शकील को टीम के अंदर शामिल कर लें, तो सऊद शकील को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल करना, इंडिया वाले मैच के अंदर खिलाना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने 3 इनिंग के अंदर 29 रन बनाए हैं पिछली के अंदर। पिछली 3 ओडीआई इनिंग के अंदर 29 रन बनाने वाला बंदा इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज को आप लिख कर रख लीजिए, वो बंदा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सऊद शकील को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल ना किया रहा है, मैं ये प्रेफर करूंगा कि उस्मान खान को टीम के अंदर शामिल कर लें। उस्मान खान अगर प्लेइंग 11 के अंदर आ जाते हैं तो ये चीज पाकिस्तान के लिए सूटेबल रह सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके बाद किन बैटर्स की तरफ जाएगा, वो तमाम बात पहले ही क्लियर हैं कि कामरान गुलाम को हमने टीम के अंदर शामिल नहीं करना है। हमने जिन प्लेयर्स को खिलाना है वो पहले से डिसाइड हो चुके हैं। हमने तैयब ताहिर की तरफ जाना है, मोहम्मद रिजवान की तरफ जाना है, बाबर आजम की तरफ जाना है, ये चीजें हमें पता है। और तैयब ताहिर को भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तैयब ताहिर को एटलीस्ट इस चीज को समझ लेना चाहिए कि इरफान खान न्याजी को भी ड्रॉप करके उनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। इरफान खान न्याजी ऐसा प्लेयर था जो कि छक्के लगाने की लगातार कोशिश के अंदर रहता था, उसे चीजें हो पा रही थी, प्लान एग्जीक्यूट हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, वो चीज बात का मसला है। लेकिन इनके प्लान्स क्या थे, वो चीजें इनको काफी क्लियर करके दे रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी तरफ देखकर सोच रहा था कि ये प्लेयर आने वाले टाइम के अंदर या जिस मैच के अंदर भी ये चल जाएगा, ये पाकिस्तानी टीम की जो नैया है वो एक साइड पर लगा देगा। लेकिन इनको भी काफी टेंशन हो रही है कि तैयब ताहिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर टोटली डिस्टर्ब नजर आ रहा है। इनकी प्रॉपर प्लेइंग 11 का ऐलान हो रहेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर आ रहे हैं और किस तरह से इनकी प्लेइंग 11 को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो गलतियां पाकिस्तानी टीम कर रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है, वो अभी तक प्लेइंग 11 बनाने के काबिल नहीं हुई है। उनको पता नहीं चल पा रहा कि किन प्लेयर्स को टीम के अंदर लेकर आना है। और ये भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मटेरियल बचा ही नहीं हुआ जिसको टीम के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि साइम अयूब और फखर रहमान ऐसे प्लेयर थे जो कि पाकिस्तान की तरफ से अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते थे और वो टीम को कामयाब करने की एबिलिटी रखते थे। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि टीम को कामयाब कर सकते थे। उनके जाने के बाद पाकिस्तानी टीम के पास कुछ बचा ही नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू।